आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा जो तुम्हारी सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियां और योजना जो हैं उसके बारे में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर तक जितने भी नीतियां सरकारी नीतियां फॉलो हुई हैं और जितने भी क्वेश्चन 2022 में सरकारी नीतियां और योजनाओं के ऊपर बने हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बहुत बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करने की और बहुत बेहतर करूंगा भी। जितने भी क्वेश्चन जीडी के लिए कराऊं सरकारी नीतियों के, वो बेहतर ढंग से देखने की कोशिश आप लोग करेंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से यदि देखने की कोशिश तुम लोग करोगे तो बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, और बहुत पेपर में आगे जब देखोगे, जब पेपर करोगे तो बहुत हेल्प वाला होगा। जो मतलब हम तुमसे जितनी सरकारी नीतियां कराएंगे, जितने भी उसके क्वेश्चन हम तुमसे डिस्कस करेंगे, जितनी भी योजना जनवरी में फॉलो हुई हैं 2022 में और अब तक दिसंबर तक की, प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेके चलूँगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी योजना फॉलो सरकार ने की हैं, जितनी भी सरकार योजना लाई है, ठीक है, नीतियाँ लाई है सरकारी, सारी डिस्कस करेंगे। वहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाना है, उनको बहुत बेहतर ढंग से हम करेंगे। ठीक है, तो ये सरकारी नीतियाँ और सरकारी योजनाएं जो है ये जनवरी और फरवरी माह की हम लाए। ठीक है, तो हम इनको देखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप उनको बेहतर ढंग से देखेंगे कि इतने क्वेश्चन हम ये पढ़ चुके हैं कि नहीं, और यदि जो स्टूडेंट ना पढ़ा हुआ हो वो बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन एनईएटी का मतलब हो गया नीट। ठीक है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लो। ये हो गया एनईएटी का मतलब हो गया नीट, जिसे नीट बोलते हैं, NEAT, नीट 30। ठीक है, नीट 30 को किसने लॉन्च किया? ठीक है, इन्होंने कहा है कि छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन NEAT, ठीक है, NEAT 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखना, ये धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, नीट जो 3G किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। लिख लेना, नीट का जो फुल फॉर्म होता है उसको देख लो। नीट का जो फुल फॉर्म होता है उसको देखो, नीट क्या होता है। ठीक है, तो लिख लो नेशनल एजुकेशन EDUCATION, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नीट का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी, नीट। ठीक है, और पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनको ध्यान रखना है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, नीट का फुल फॉर्म हो गया, किसने लॉन्च किया और शिक्षा मंत्री कौन है, इसके बारे में डिस्कस किए। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय 100 दिवसीय जो पठन अभियान है, 100 दिवसीय की यदि बात करें, यदि 100 दिवसीय पठन अभियान किसने लॉन्च किया था? 100 दिवसीय पठन अभियान की यदि ये बात कर लें कि किसने लॉन्च किया था, तो ध्यान रखना धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। इसकी जो टैगलाइन थी वो क्या थी, इसको याद रखना, पढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत, इतना ध्यान रखना है, पढ़े भारत।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछे जाए तो धर्मेंद्र प्रधान है। नीट का फुल फॉर्म पूछा जाए नेशनल एजुकेशन एलाइन फॉर टेक्नोलॉजी शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पूछी जाए तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। 100 दिवसीय पठन अभियान की टैगलाइन पूछी जाए या 100 दिवसीय पठन अभियान किसने लॉन्च किया तो धर्मेंद्र प्रधान ने। इसकी टैगलाइन पूछी जाए तो टैगलाइन को विशेष ध्यान रखना है, पढ़े भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। और पूछे जाने की लगभग 90% उम्मीद है उस क्वेश्चन की कि 100 दिवसीय पठन अभियान किसने लॉन्च किया। या तो ऐसे पूछ लेगा कि 100 दिवसीय पठन अभियान किसने लॉन्च किया, या पूछ सकता है कि इसकी टैगलाइन बताओ, पढ़े भारत। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें कहा है इन्होंने कि किस संगठन ने, क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेल लॉन्च की थी। ठीक है। क्वेश्चन है किसने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेल लॉन्च की थी, तो ध्यान रखना खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च की थी। ठीक है। लिख लो खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने, और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च की थी। ये सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जिससे हम कहते हैं KVIC। ठीक है। KVIC ये कब इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना इसकी कब हुई? कोई स्टूडेंट अगर बता सके तो बताओ। हम बताते हैं, इसकी स्थापना 1957 में हुई। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेल लॉन्च की। ये कहाँ की, ये भी ध्यान रखना, ये गाजियाबाद। ठीक है। कहाँ लॉन्च की ये, तो गाजियाबाद। इतना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कहाँ लॉन्च की, तो यह ध्यान रखना गाजियाबाद में लॉन्च की थी ये। ठीक है। गाजियाबाद में। और गाजियाबाद का एक गांव है सिरोरा। ठीक है। सिरोरा, वैसे गांव नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन इतना ध्यान रखना कहाँ लॉन्च की, तो गाजियाबाद। ठीक है। सिरोरा गांव है। और KVIC पूछा जाए कि खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ भी लिख लो। खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये इतना ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना है। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। स्थापना 1957 में। पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की, गाजियाबाद में। ठीक है। ये 8 घंटे में लगभग 300 किलोग्राम शहद बना सकती है। ठीक है। ये 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद बना सकती है। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने घंटे में कितना शहद बना देगी, पर इतना ध्यान रखना है। खादी ग्रामोद्योग विकास जो आयोग है, ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष है? पहली हनी मोबाइल प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई, तो गाजियाबाद। ये गाजियाबाद, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, पूछने की पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन की। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, तो हमें बता दिया खादी और ग्रामोद्योग ने। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो लिखा है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया। पढ़ो इसको। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे हम सार बोलते हैं, SARR। इसमें लिखा है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो स्मार्ट से समझ में आता ही है कि स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, और स्मार्ट सिटी की कहीं भी बात करें तो हमें अंदाजा इतना सेंस होता ही है कि ये आवास और शहरी मंत्रालय की बात कर रहा है। ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय। तो स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, सार जिसे बोलते हैं, इस कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ध्यान रखना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। पूछा जाए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अध्यक्ष, मंत्रालय के मंत्री। ठीक है। के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना हरदीप सिंह पुरी।
हरदीप सिंह पुरी को ध्यान रखना है, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, और ये कब शुरू किया गया, ये ध्यान रखना चाहिए। किस सन में इसको स्टार्ट किया गया, अगर ये कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि इसको कब स्टार्ट किया गया, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के जो राष्ट्रीय संस्थान है ये कहाँ पर है, इसी भी लिख के हमें बताए, ठीक है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो कौशल विकास मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री की बात करें कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। इन्होंने 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है, तो पढ़ें भारत। अभी हमने डिस्कस किए थे इसका जो जिसका जो मतलब टैगलाइन है इसकी, 100 दिवसीय जो पठन अभियान धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनकी बात करें तो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, पढ़ें भारत। ये ध्यान रखना, 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़ें भारत का शुभारंभ किया था, ठीक है। और बात करें 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, यहाँ लिख लें, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में, ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी लिख के बताओ। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, इसको भी याद रखना, 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर इसकी यदि, और 5 अक्टूबर को, ठीक है। और 2021 में जो जो विश्व शिक्षक दिवस था 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये 2021 का अगर जीआई टैग इसकी बात करें, इसकी टैगलाइन की, ठीक है, तो इसकी टैगलाइन क्या थी ये बताओ। 2021 में इसकी टैगलाइन क्या थी विश्व शिक्षक दिवस की, तो ध्यान रखना, नो टीचर नो क्लास, नो टीचर नो क्लास, ये ध्यान रखना, ये टैगलाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के लिए, ठीक है, अपनी 2021 का स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में नो टीचर नो क्लास प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को ने नो टीचर नो क्लास का एजुकेशनल रिपोर्ट थी, इसमें नो टीचर नो क्लास प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखना। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, उसे रखते हुए चलना आगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी 2022 में अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी 2022 में अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल पूरे कर लिए हैं, तो 7 साल पूरे कर लिए हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है, 7 साल पूरे कर लिए। उजाला कार्यक्रम की बात करें, उजाला कार्यक्रम तो कब शुरुआत हुई थी उसकी ये बताओ पहले, उजाला कार्यक्रम की, तो 5 जनवरी 2015 को, ठीक है, 5 जनवरी 2015 को उजाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 5 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब तक अगर देश भर में बात की जाए तो 38.76 करोड़ से अधिक एलईडी वितरित किए जा चुके हैं, ठीक है।
इन्होंने प्रति वर्ष कितने किलोग्राम वाट की ऊर्जा की बचत की है? 47,778 मिलियन किलोग्राम वाट की इन्होंने ऊर्जा की बचत की है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि उजाला कार्यक्रम, जो इसमें क्वेश्चन है कि ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी 2015-22 में अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के कितने साल पूरे कर लिए? तो 7 साल पूरे कर लिए। इसका स्टैब्लिश ये कब हुआ? तो 5 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इतना ध्यान रखना, बाकी वो चीज़ें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएमएफएमई योजना के तहत, ठीक है, पीएमएफएमई योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी, ठीक है, इसका ही फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत दृष्टिकोण के तहत 6 ब्रांडों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड जनवरी 2022 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएमएफएमई योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के तहत 6 ब्रांडों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये है हमारा दशहरी आम। ठीक है, दशहरी आम इसमें सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1999 में। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 1999 में। पहला जीआई टैग, ठीक है, पहला जीआई टैग की बात करें तो पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताओ, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान रखना, कंगना रनौत। ठीक है, ओडीओपी की बात करें उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, कंगना रनौत। ठीक है, आगे देखो, ये जो अमृत फल है ये सूचीबद्ध है, कोरी गोल्ड भी सूचीबद्ध है, कश्मीरी मंत्र भी है, मधु मंत्र भी है, ठीक है, सोमदाना है और दिल्ली बेक की व्हाइट होल्ड व्हीट कुकीज भी है। ठीक है, कौन नहीं है? दशहरी आम। दशहरी आम की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था, दशहरी आम एक आम की खेती है, इसकी उत्पत्ति 18 शताब्दी में हुई थी। ठीक है, लखनऊ के काकोरी के पास एक गांव में हुई थी और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, मलियाबाद। ठीक है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश में आम, लिख लो यहाँ, आम का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक मलियाबाद। आम का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मलिहाबाद। ये मलिहाबाद बात करें कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ। ठीक है, कहाँ है ये? लखनऊ, इसको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ। ठीक है, और बात करें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जो फ्लिपकार्ट है उसने भी समझौता कर लिया, इसको भी लिख लेना। फ्लिपकार्ट ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, लिख लो, फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट आपकी कंपनी है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने सितंबर 2014 में, वो सॉरी 21 में, सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के, ऐसे लिख लो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। योजना के साथ एक समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो ये 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, इसको ध्यान रखना है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। इसे 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो एनसीएसके है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, 31 मार्च 2022 से आगे बढ़ा दिया गया है ये, ठीक है। दो कितने के लिए? 1 साल के लिए और, यानी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो एनसीएसके का पूछा जाए, एनसीएसके अधिनियम, ठीक है, ये अधिनियम कब आया था? तो 1993 में। एनसीएसके अधिनियम 1993, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, लिख लो, इसके जो प्रावधान है, इसके प्रावधानों के अनुसार, इसके प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए एनसीएसके की स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। लिख लो, एनसीएसके की स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जिसे बोलते हैं, 1993 में की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएस के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया? तो 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कैसा एक आयोग है, ठीक है, ये कैसा एक आयोग पूछा जाए तो गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, लिखा है मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर अभिनव समाधान प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2022 को लॉन्च किया है? ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय ने 13 जनवरी को, ठीक है, 22 को मत्स्य स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। और ये 2021 का 5वां बात पूछी, और ये कब था? 2021 का, 2021 में 5वां विश्व मत्स्य दिवस था। ठीक है, 2021 में, ये ध्यान रखना, 2021 में कौन सा विश्व मत्स्य दिवस था? तो 5वां, 2021 में लिख लो, 5वां विश्व मत्स्य दिवस था, मत्स्य दिवस था, इतना ध्यान रखना है। कौन मंत्री हैं इसके? ठीक है, इसके मंत्री की बात की जाए तो इसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला इसके मंत्री हैं। ठीक है, मत्स्य और जलीय कृषि मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, और एक के परमल सुखवैद हैं, जो भारत का परमल सुखवैद, ध्यान लिखना, इसको लिखना, परमल सुखवैद ने, परमल सुखवैद ने भारत का पहला ई मछली, भारत का पहला ई मछली बाजार, ई मछली बाजार जैसे बोलते हैं, फिश वाले ऐप। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने में लिखा रहा हूं, फिश वाले ऐप, फिश वाले ऐप लॉन्च किया। ठीक है, फिश वाले ऐप लॉन्च किया। ठीक है, क्या किया? फिश वाले ऐप लॉन्च किया, इतना ध्यान रखना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ। परमल सुखवैद ने भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, जैसे फिश वाले ऐप कहते हैं, फिश वाले ऐप पे जाओ, जहाँ मछली खरीदना हो, कुछ बेचना हो,
ई मछली बाजार वहाँ पर मिलेगा फिश वाली ऐप पर, और वहाँ पर जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किसने लॉन्च किया? परमल सुखवैद्य ने, फिश वाली ऐप। ठीक है, 2021 में पांचवा जो था विश्व मत्स्य दिवस था। ठीक है, मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाल, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए, किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP नेशनल एयर स्पोर्ट अथॉरिटी पॉलिसी का मसौदा जारी किया है? तो नागर विमान मंत्रालय। ठीक है, नागर विमान मंत्रालय के मंत्री बताओ। नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री, इसके मंत्री कौन है? पहले ये डिस्कस बताओ। तो नागर विमान मंत्रालय मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य, लिख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कौन है? नागर विमान मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या एयर जो मसौदा जारी किया है 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए, इसने किसने किया? नागर विमान मंत्रालय ने। ठीक है, पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि प्रदीप कुमार रावत को कहाँ पे राजदूत नियुक्त किया है, तो ये भी ध्यान रखना। प्रदीप कुमार रावत को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया है। चीन का राजदूत नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चीन का राजदूत नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कार्ड वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए किस सरकारी निकाय ने जनवरी 2022 में रूपरेखा जारी की? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो 25वें अगर गवर्नर इसके पूछे जाएं कि 25वें गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर कौन है? ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई। इसके बाद पूछा जाए इसका आरबीआई का मुख्यालय। ठीक है, क्या पूछा जाए? हेडक्वार्टर। ठीक है, फिर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। सारे कमेंट बॉक्स में लिखो आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो सुनो, आरबीआई की बात करें कौन गवर्नर है, तो लिखो शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई। ठीक है, कहाँ है? मुंबई। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ ये। ठीक है, सबसे पहले पहला हेडक्वार्टर पूछा जाए इसका कहाँ था, तो पहला हेडक्वार्टर ध्यान रखना है इनका कोलकाता था। ठीक है, पहला हेडक्वार्टर था इनका कोलकाता। ठीक है, इस समय मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, स्थापना का वो ये भी ध्यान रखना। तो कार्ड वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके, इनका मतलब है कि कार्ड वॉलेट उपकरणों का मध्यम मतलब इनका सीधा मतलब है चाहे कार्ड हो या वॉलेट हो या मोबाइल उपकरण, इनको जो डाटा नहीं भी चल रहा है, डाटा बिल्कुल ना चले, तब भी डिजिटल रुपए का भुगतान जो हम लोग करते हैं गूगल पे से या फोन पे से, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकारी निकाय ने 2022 में जो रूपरेखा जारी की थी, किसने की थी? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि फोन पे करो या गूगल पे करो, हम ऐसा एक व्यवस्था अभी लाने जा रहे हैं जो बिना मतलब वो ऑनलाइन हुए भी इसका डिजिटल भुगतान हो जाएगा। ठीक है, और आरबीआई के बारे में सारी बात हमने बताई दी है, गवर्नर कौन है, कब स्टैब्लिश हुआ, पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, इन बातों को बहुत ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन सरकारी नीतियाँ योजनाओं के करा रहा हूँ, टोटल अपना जब पेपर दो तब देख लेना, यहाँ से 2-1 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिल जाएंगे, हर हालत में, ये मेरा दावा है।
और मेरा प्रॉमिस तुमसे करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि जनवरी से लगा के दिसंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट नीतियाँ और योजनाएं सारी मैं तुम्हारे आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है डोर स्टेप वितरण अभियान। डोर स्टेप वितरण अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस योजना के कार्यान्वयन के लिए है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घर घर जाके ये जो है इनको पॉलिसी जो है ये उपलब्ध कराओ प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, ये उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को भैया बीमा पॉलिसी घर घर जाके वितरण अभियान शुरू करो इनके लिए। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि सभी जो किसान हैं, सभी किसान प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी अच्छी तरह से अवगत और सुसज्जित हो जाए। इसका मेन उद्देश्य है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा, लिख लो इसका मुख्य उद्देश्य लिख लो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लिख लो यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्राकृतिक आपदाओं से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान ऑब्लिक क्षति से पीड़ित। ठीक है, क्षति से पीड़ित किसान, क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य इस योजना का ये है कि जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, पानी बरस जाता है, आग लग जाती है, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो इससे होने वाला जो फसल का नुकसान है उसमें किसान को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, डोर स्टेप वितरण। भाई अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये भी लिख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है, लिख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में। ठीक है, लिख लो, सन 2016 में ये इस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, सन 2016 में इसकी शुरुआत हो गई थी। आगे देखो, तो बता दिए इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री फसल बीमा का मेरा पॉलिसी मेरा हाथ का मुख्य उद्देश्य है कोई भी प्राकृतिक आपदा से अगर क्षति होती है तो उसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराना। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई, तो 2016 में, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है? स्माइल योजना किसने शुरू की है? तो स्माइल जो योजना है ये शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने, ठीक है, स्माइल योजना शुरू की है। ठीक है, इसके तहत दो उप योजना है, उनको लिख लेना। इसके तहत दो उप योजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए पुनर्वास, लिख लो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना। दूसरा है भिखारियों के लिए। ठीक है, दूसरा है भिखारियों के लिए
दूसरा लिखा है कि भिखारियों के लिए व्यापक पुनर्वास की स्थापना करना, व्यापक पुनर्वास की स्थापना करना। ठीक है, पुनर्वास की स्थापना करना। ठीक है, ये दो मुख्य पहलू हैं इसके, स्माइल योजना के, कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उनके लिए पुनर्वास स्थापित करना, और भिखारी जो भीख मांग रहे हैं उनके लिए व्यापक पुनर्वास की स्थापना करना। ठीक है, मंत्रालय ने इसका मुख्य उद्देश्य 2021 से 2021 से 2025-26 तक इस योजना को 365 करोड़ रुपए आवंटित भी कराया है। ठीक है, तो बस यही कोई मुख्य उद्देश्य है कि इन लोगों को भाई सामाजिक पुनर्वास स्थापित कर देने के लिए। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी प्रोग्राम, ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो 2022 से 2027 तक को मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा है प्रत्येक 15 साल से प्रत्येक बड़ा व्यक्ति, इनका मुख्य उद्देश्य है पहले 15 साल था, इन्होंने कहा है कि ये जो लागू की है, पहली बात तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लागू की है। उन्होंने कहा है कि 15 साल से प्रत्येक बड़ा व्यक्ति भी इस शिक्षा में लेने में शामिल हो सकेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराइए भैया। और इसका जो मिशन वो उन्होंने रखा है 2022 से 2027 तक। ठीक है, 2022 से 2027 तक का इन्होंने मिशन रखा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगी। ठीक है, वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगी, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब ये नहीं है कि प्रत्येक 15 साल के लड़के को उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करवाना, जिससे वो कुछ पढ़ लिख सके। ठीक है, और इसका अनुमानित खर्चा है 1037.90 करोड़ रुपया। ठीक है, ये लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो मैं लिख दूं, सरकार ने लिख लो, सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी। ये ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करवाना। वो भी सन अगर पूछा जाए 2022 से 2027 तक का सन ही पूछी जाएगी या एज पूछ ली जाएगी बस। ठीक है, इन दोनों को बहुत तैयार रखना है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तुमसे पूछा जाए कि CBSE, पूछा जाए यहाँ CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है CBSE, इसका अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर कौन है? निधि छिब्बर है CBSE के अध्यक्ष। ठीक है, तुमसे पूछा जाए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड लिख लो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कौन अध्यक्ष है? तो ध्यान रखना, नितिन गुप्ता। ठीक है, तो जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 15 साल से बड़ा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक है, और इसका जो मिशन रखा गया, कार्यक्रम तय जो किया गया है एक सन के लिए, वो सन रखी गई 2022 से 2027। इसको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला कार्यक्रम है, क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में हर घर जल, फरवरी 2022 में हर घर जल जल जीवन मिशन के तहत भारत के कितने जिलों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हुई है? पहले तो ये बता दो, हर घर जल वाला पहला राज्य, हर घर जल वाला पहला राज्य
पहला स्टेट लिख दो। अगला क्वेश्चन है, फिर बता दो हर घर जल वाला 100वां जिला कौन है। ठीक है, 100वां डिस्ट्रिक्ट कौन है, हर घर जल वाला। ठीक है, ये बता दो। और उसके बाद हमें बता दो रेबीज मुक्त पहला राज्य, रेबीज मुक्त पहला राज्य, रेबीज मुक्त पहला राज्य। ठीक है, और कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है। उसको क्या कहते हैं, कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिलों के हर घर जल में नल के पानी को उपलब्ध करवाने के लिए एक और कीर्तिमान किसने रच दिया है, बताओ। तो 100वां हर घर वाला जिला कौन बन गया है, चंबा। कौन बन गया है, चंबा। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। कौन है, चंबा। लिख लो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हर घर जल वाला पहला स्टेट कौन है, गोवा। ठीक है, रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है। कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया यानी जलातंक जिसे बोलते हैं, जल से डर लगने लगता है इसमें। ठीक है, जलातंक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 44 सबसे पहले आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू हुआ, तो गोवा, ये भी ध्यान रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन है, आर्टिकल 44 कहाँ लागू हुआ, लिख लेना। आर्टिकल 44 सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो गोवा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिविल सहायता अधिनियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन लिखा है, 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति एईपी, ठीक है, एईपी यानी एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि निर्यात एक्सपोर्ट ऑफ पॉलिसी, इसमें कहा था 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति एईपी शुरू की है, तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र ने। किसने शुरू की है, तो महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति किसने स्टार्ट की है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। यहाँ के सीएम कौन है, तो ध्यान रखना एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। ठीक है, यहाँ पे एक झील पाई जाती है, लोनार, लोनार झील, जो किस में शामिल हो गई है, रामसर साइट में। ठीक है, जो किस में शामिल हो गई है, रामसर साइट में। ठीक है, रामसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 2 फरवरी को। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, ईरान में। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसका जल कैसा है पूछा जाए, तो इसका रंग जो है वो अब गुलाबी हो गया है। लोनार झील कैसे बनी थी, तो ध्यान रखना उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड के गिरने से एक भारी गड्ढा हो गया, जिससे वहाँ पहले तो पानी भरा रहा, लेकिन अब ये दशा हो गई कि उसका रंग जो गुलाबी हो गया। इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, रामसर साइट, पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को ईरान में। ईरान में एक गांव था रामसर नामक। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे सीएम वहाँ के हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने जगन्नाथ चौदोड़ू की दूसरी किस्त शुरू की है, बताओ भाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उन्होंने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, यह जगनमोहन रेड्डी। ठीक है,
जगमोहन रेड्डी के द्वारा ये शुरू किया गया है। जगन्नाथ चौधरी की दूसरी किस्त शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ इस योजना के तहत क्या होता है कि प्रत्येक लाभार्थी को एक मुश्त 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। कितने की? 10,000 की राशि एक मुश्त दे दी जाती है। ठीक है, एक ठीक है। यह केवल राज्य के दर्जी किनको को मिलता है? धोबी, दर्जी और नाइयों के लिए। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याणकारी जो योजना है, जो कोविड-19 में महामारी कारण आजीविका जिन्होंने खो दी, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। किन के लिए चलाई गई? कोविड-19 में जैसे धोबी हो गया, कुम्हार हो गए और नाई, इन लोगों ने क्या किया? अपने आजीविका का साधन जिन्होंने खो दिया, आजीविका का जिन्होंने खो दिया, आजीविका का जिन्होंने साधन खोने के कारण, इनके लिए ये सरकार ने चलाई है, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने नाई धोबी और जो नाई धोबी कुम्हार हैं, इन्होंने आजीविका के साधन कोविड-19 में जिन्होंने खो दिए, उनके लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, ये कौन चलाई गई है? जगन्नाथ चौधरी। ठीक है, इसमें एक मुश्त राशि दी जाती है, वो भी कितनी जाती है? 10,000। इसको ध्यान रखना, एक मुश्त राशि 10,000 दे दी जाती है। आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट था जो 1953 में पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था। ठीक है, इसकी पहली राजधानी पूछी जाए तो कहाँ थी? कुरनूल। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पैट में पूछा गया था कि भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ये कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसको ध्यान रखना है 1953 में। ठीक है, इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? कुरनूल थी। कहाँ? इसके सीएम कौन है? तो जगमोहन रेड्डी हैं। यहाँ पर नाई धोबी और कुम्हार के आजीविका के साधन खो जाने कारण कोविड-19 में इनके लिए जगन्नाथ चौधरी की एक योजना शुरू की है यहाँ के मुख्यमंत्री ने, जिसमें एक मुश्त राशि दी जाती है 10,000। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तेलंगाना का गठन पूछा जाए तो 2 जून 2014 को, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 2 जून 2014 को लिख लेना, 2 जून 2014। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण, हमने तो प्रोजेक्ट आरोहण पढ़ा था, चलो प्रोजेक्ट आरोहण, ये भाई ये शिशुओं के लिए शुरू किया गया, बच्चों के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण है, ये शिशुओं के लिए शुरू किया गया। ठीक है, शिशुओं के लिए किसने शुरू किया है? तो असम ने। किसने शुरू किया है? तो असम ने किया है। बच्चों के लिए शुरू किया है प्रोजेक्ट आरोहण है जो नामक 4 वर्षीय परामर्श जो कार्यक्रम है, ये असम ने शुरू किया है बच्चों के लिए। ठीक है, उनको खाना पीना दिया जाता है। ठीक है, उनको खाना पीना की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण में। ठीक है, यहाँ के सीएम पूछे जाए कौन है? तो हेमंत बिस्वा, ये ध्यान रखना। कौन है? हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा। असम का पुराना नाम पूछा जाए, असम का पुराना नाम यदि पूछ लें तो ध्यान रखना, कामरूप। क्या है? कामरूप। असम के यदि जनक पूछे जाएं, जनक, तो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। ठीक है, गोपीनाथ बारदोलाई, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है, कामाख्या देवी का मंदिर पूछा जाए कहाँ है, तो कहाँ है? असम में। ठीक है, कहाँ है? असम में, ध्यान रखना। ठीक है, एक नेशनल पार्क भी कई हैं यहाँ पे, कई नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम लिख के बस इतना बता देना कि जो औरंग नेशनल पार्क है वो कहाँ है? औरंग नेशनल पार्क बता देना। और एक सींग के गैंडे के लिए, जिसकी नाक पे एक सींग होता है, एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये बता देना। ठीक है, असम। असम की सारी, असम का एक नृत्य है बीहू। ठीक है, यहाँ का एक नृत्य है बीहू, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 2022 में 4000 दूर संचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? केंद्र सरकार ने 2022 में 4000 दूर संचार स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ध्यान रखना, उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने निर्णय लिया है कि 4000 दूर संचार टावर स्थापित करवाएंगी। ठीक है, बात सुन रहे हो ना? इसके लिए किया है। बोयता वंदना पूछी जाए योजना कहाँ की है? तो ध्यान रखना यहीं की है। ठीक है, बोयता वंदना योजना, ध्यान रखना, बोयता वंदना योजना का संबंध कहाँ से है? तो ध्यान रखना, उड़ीसा से, बोयता वंदना। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? तो ध्यान रखना, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। एक पर्व मनाया जाता है, वो ध्यान रखना यहाँ से, रज पर्व। ठीक है, नुआखाई। नुआखाई। एक पर्व और है जो यहाँ पर मनाया जाता है, तो रज पर्व हो गया, नुआखाई हो गया। एक पर्व बहुत ध्यान नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जो यहाँ पर मनाया जाता है उड़ीसा में। ये तो फसल काटने पे मनाया जाता है। ठीक है, रज पर्व तो मासिक धर्म जो धरती माँ का चलता है उसके लिए। बोयता वंदना का संबंध पूछा जाए तो उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा के सीएम पूछे जाए तो नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। एक ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव रिडले कछुआ कहाँ मिलता है? ये ध्यान रखना, ओलिव रिडले कछुआ, ये उड़ीसा में बहुत पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? उड़ीसा में। कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फरवरी 2022 में नई दिल्ली में गहन मिशन इंद्रधनुष 4 का शुभारंभ किया। 4.0 गहन मिशन इंद्रधनुष का वर्ष शुभारंभ किया गया था। इंद्रधनुष का पूछ रहे हैं कब शुरू किया गया। ठीक है, तो देखो, जो अभी इन्होंने गहन मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 जो शुभारंभ किया है, 4.0 का शुभारंभ किया है ना, ये तो इन्होंने 2022 में 7 फरवरी को किया है। ठीक है, ये कब किया है? तो 7 फरवरी 2022 को इन्होंने कौन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को शुभारंभ किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कब किया शुभारंभ? 7 फरवरी 2022 को शुभारंभ किया है। ठीक है, पहला अगर पूछा जाए, पहला मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखना, लिख लेना, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है ये दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2014 में शुरू किया गया। यह क्या पूछ रहे हैं कि गहन मिशन इंद्रधनुष का किस वर्ष शुभारंभ किया गया? ठीक है, गहन मिशन इंद्रधनुष जो है इसका शुभारंभ किया गया, तो ध्यान रखना 2017 में। कब शुरू किया गया? 17 में। ये मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, ये होता है बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से बचाना। ठीक है, लिख लेना, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों, इसका जो उद्देश्य होता है बच्चों और माँ, यहाँ लिख लेना, गर्भवती माँ को, गर्भवती माँ को बीमारी से बचाना, को बीमारियों से बचाना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों और गर्भवती माँ को बीमारियों से बचाना। 7 फरवरी 2022 को इसका 4.0 का शुभारंभ जो किया गया वो 7 फरवरी 2022 को दिल्ली में किया गया। पहला अगर पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग कब से हुई, स्टैब्लिश कब से हुआ, तो दिसंबर 2014 से हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। ठीक है, कौन शुरू की गई? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति कब स्टार्ट की गई? 17 फरवरी 2022 को, ठीक है। 17 फरवरी 2022 को शुरू की गई। इसके पहले भाग का शुभारंभ कहाँ से किया गया ये बता दो। पहले भाग का शुभारंभ कहाँ से किया गया पहले ये बता दो, ठीक है। पहले भाग का जो शुभारंभ हुआ किस जगह से हुआ वो बता देना, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सी राष्ट्रीय नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई? तो कहाँ से शुरू की गई? और 17 फरवरी 2022 को कहाँ से राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति को शुरू किया गया ये ध्यान रखना। कहाँ से की गई ये तुम लिख के बताओगे, ये तुम लिख के बताओगे कि कहाँ से स्टार्ट की गया इस नीति को, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो लिख लो, देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसका जो उद्देश्य है वो है देश में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। देश में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। ये जनवरी से फरवरी के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए। जो राष्ट्रीय नीतियां थी या योजनाएं थी उनसे संबंधित क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा दिसंबर तक, अभी नहीं, दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस पढ़ते रहना ध्यान से, इनसे क्वेश्चन फंसेगा, निश्चित फंसेगा अगर पढ़ते रहोगे और करके भी आओगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, फिर कल देखते हैं। जय हिंद।